हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी गुरु पर। हम मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत का इतिहास काल 320 साल का रहा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। बाकी के जो 4 वंश हैं उन्हें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक का है। 75 साल का शासनकाल रहा है लोधी वंश का। लोधी वंश में हमें 3 शासकों के बारे में पढ़ना है, जिन्हें हम एक व्यू में देख लेते हैं। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी का रूलिंग पीरियड 1451 से 1429 तक का है। 38 साल तक इसने शासन किया। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था बहलोल लोधी। बाकी दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए वो सभी तुर्की थे, लेकिन यह बहलोल लोधी अफगानी शासक था। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की एक शाखा साहुलेक में पैदा हुआ था। 1451 में बहलोल गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। यह अपने सरदारों को अपने बराबर माना करता था और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि यह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी द्वारा बहलोली सिक्के चलवाए गए। बहलोली सिक्के क्या थे? ये तांबे के सिक्के होते थे जिनका मूल टंका का 1/4 होता था। टंका किन्हें कहते थे? टंका चांदी के सिक्कों को कहा करते थे। और यही बहलोली सिक्के अकबर के पहले तक विनिमय का मुख्य साधन रहे थे। जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में बहलोल लोधी ने ही शामिल किया और बहलोल लोधी के बाद लोधी वंश का अगला शासक उसी का पुत्र सिकंदर लोधी बना। अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1570 तक का था। 28 साल तक सिकंदर लोधी ने शासन किया। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खां था। इसी के शासनकाल में 1498 में, कहने का मतलब ये, सिकंदर लोधी जैसे ही गद्दी पर बैठा, यूरोप का एक पुर्तगाल वास्को डी गामा भारत आया। तो वास्को डी गामा किसके शासनकाल में भारत आया? सिकंदर लोधी के शासनकाल में। इसी ने यूरोप से भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की। इसी के शासनकाल में राजस्थान के राजपूत शासकों के विद्रोह होने लगे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना सिकंदराबाद नाम से की। जब आगरा शहर बसाया गया तो उसका नाम उस समय आगरा नहीं था। किस नाम से बसाया गया? उसे सिकंदराबाद नाम से, जिसको बाद में इसने अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी एक कवि भी था जो गुल्लकी नाम से कविताएं लिखा करता था। कहने का मतलब ये, वास्तविक जीवन में हम इसे सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं, लेकिन जहाँ ये कविताएं लिखा करता था वहाँ इसका पैट नाम गुल्लकी हुआ करता था। तो वहाँ पर इसे कोई सिकंदर लोधी के नाम से नहीं जानता, गुल्लकी नाम से इसकी पहचान थी। सिकंदर लोधी ने भूमि नापने के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी बनाया और एक सिकंदी गज में 30 इंच हुआ करते थे। तो गजे सिकंदरी जो पैमाना बनाया, किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया और इसने ही मुसलमानों को ताजिया निकालने और स्त्रियों, पीरों, संतों को मजार जाने पर प्रतिबंध भी लगाया। किसने लगाया? सिकंदर लोधी ने ही लगाया। 1506 में सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई और सिकंदर लोधी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया। व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए कभी भी दाढ़ी नहीं रखा करता था और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1515 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसी का पुत्र इब्राहिम लोधी इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर बैठा। अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 से 1526 तक का है। 9 साल तक ये शासन कर पाया। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। सिकंदर लोधी द्वारा जनता के फेवर में चलवाई गई पॉलिसी को इसने बंद करवाया, जिससे इसकी जनता इससे नाखुश थी। कहने का मतलब ये है, सिकंदर लोधी ने जितनी भी पॉलिसी चलवाई जो इसे नहीं पसंद आई वो इसने बंद करा दी, जिससे इसकी जनता इससे विरोध करने लगी। 1517 में इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो कि घटौली का युद्ध कहलाता है। इसको खतौली का युद्ध भी बोलते हैं, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को बंदी बना लिया और खैरात वसूल कर उसे बाद में छोड़ दिया। इसी के शासनकाल में 1519 में भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण बाजौर के भेरागढ़ किले पर हुआ। बाबर ने इस युद्ध में तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया। तो पहली बार तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल किसने किया? तो बाबर ने किया। 1520 से 1521 में बाबर ने सिंध और कश्मीर पर 3 और आक्रमण किए। इसी समय पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी और दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था आलम खां लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था
और आगरा पर शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी। तो इन्हीं दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी शासन पर बैठे। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने 12,000 सैनिकों और 2 प्रसिद्ध तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान की मदद से तुलगामा नीति से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लगभग 1 लाख की सेना थी, और बाबर की सेना 12,000 सैनिकों की थी। कहने का मतलब ये है बाबर की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन बाबर ने इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया और उसके 2 प्रसिद्ध तोपची थे, इनका नाम था अली और मुस्तफ़ा। इन्हीं की मदद से बाबर 12,000 सैनिकों के होने के बावजूद भी इस युद्ध को जीत गया। और इस युद्ध में उसने किस नीति का इस्तेमाल किया? तुलगामा नीति का इस्तेमाल किया। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। कहने का मतलब ये है बाबर द्वारा इसकी युद्ध भूमि में ही हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत होता है और शुरू होता है मुगल काल। अब हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। तो दिल्ली सल्तनत में वजीर कौन हुआ करता था? यह राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुशर्रिफ ए ममालिक प्रांतों एवं अन्य विभाग से आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखने वाला कहलाता था मुशर्रिफ ए ममालिक। मजमुआदार किसे कहते थे? तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला कहलाता था मजमुआदार। खजीन कोषाध्यक्ष होता था। आरिज ए ममालिक यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। सद्र उर सुदूर यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। काजी उल कजात यह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। बरीद ए ममालिक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर यह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात यह दान विभाग होता था। दीवान बंदगान यह दास विभाग हुआ करता था। अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी राजस्व कर व्यवस्था चलती थी। तो पहला होता था उर्स, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। फिर था खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था खराज। जकात यह मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था, जो कि आय का 40वां हिस्सा हुआ करता था। अगला था जजिया, यह गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था। अगला था खम्स, यह लूटे हुए धन का 1/5वां हिस्सा हुआ करता था। तो इस प्रकार हम दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद दोस्तों।